तो आज के शो में हम शुरुआत करने वाले हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से, जहां पर बहुत सारे सवाल आते हैं, जहां पर लोग पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कैसे करा सकते हैं, किन कारणों से, किन सूरतों में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने के बारे में सोचना चाहिए। तो पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है और पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड किसी खास बीमारी के लिए यहाँ पर होता है। लेकिन चलिए, यहाँ पर इसके बावजूद भी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे पूरा इसका प्रोसीजर है, औपचारिकताएं हैं। हमारे साथ शरद बजाज, बिजनेस हेड इंश्योरेंस देखो, जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है शरद हमारे इस शो में। तो सबसे पहले पोर्ट करना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो लोग करते आए हैं या जो एक सर्विस और फीचर उनको मिला हुआ है, वो क्या होता है, ये समझाएं। थैंक यू कविता, शो पे बुलाने के लिए मुझे इंश्योरेंस देखो से। सो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे मोटर की पॉलिसी में आप इस साल एक एक इंश्योरर से पॉलिसी लेते हैं और नेक्स्ट ईयर आप किसी भी दूसरे इंश्योरर से पॉलिसी ले सकते हैं। वहां पे कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको सेम इंश्योरर के साथ जाना पड़े। बट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, क्योंकि वेटिंग पीरियड होती है आपकी, एक तो फर्स्ट 30 डेज की वेटिंग पीरियड होती है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड इलनेस के लिए और भी वेटिंग पीरियड होती है। कुछ इंश्योरर 2 साल का रखते हैं, कुछ 3 का, कुछ 4 का। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो वो प्रक्रिया है जिससे कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में अपने पॉलिसी को पोर्ट कर ले और अपनी पुरानी कोई भी बेनिफिट का नुकसान ना हो आपको, उसे पोर्टिंग कहते हैं। अगर मानिए आपकी किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ पॉलिसी है जो पिछले 5 या 6 साल से चल रही है। अब आप अगर वो पॉलिसी को बंद करके किसी दूसरे इंश्योरर के पास जाते हैं एंड आप अगर न्यू पॉलिसी की तरह उसे लेते हैं, तो क्या होगा, आपको फिर से वेटिंग पीरियड लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पॉलिसी को पोर्ट करते हैं एंड दूसरा इंश्योरर आपका पॉलिसी को पोर्ट में रिस्क को एक्सेप्ट करता है, तो आपकी वो सारी बेनिफिट्स जो आपको पिछले पॉलिसी में मिल चुकी है, जैसे कि वेटिंग पीरियड, कोई क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस जिसे भी कहते हैं, वो अगर कुछ भी है आपका, तो वो भी आपका नए पॉलिसी में कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पोर्टिंग होती है। ऑलराइट, लेकिन ये जो पोर्टिंग आप बता रहे हैं, ये साल में आप कितनी बार कर सकते हैं? और जब आप ये पोर्ट करने का फ़ैसला लेते हैं, तो ऑब्वियसली जिस मौजूदा इंश्योरर के साथ आप हैं, उसे आपको उस पोर्ट करने के पीछे वजह भी तो बतानी होगी। तो वो किस तरह से रीज़न्स आप स्पेसिफिक स्टेट आउट कर सकते हैं? क्या पोर्टिंग जैसी सुविधा रिजेक्ट भी की जा सकती है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से? हाँ जी। पहले तो आप पोर्ट सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पे ही कर सकते हैं। आप मिडिल ऑफ द पॉलिसी या मिडिल ऑफ द ईयर नहीं पोर्ट कर सकते। आपकी जब रिन्यूअल ड्यू होती है, तो रिन्यूअल के दौरान ही एक पॉलिसी को पोर्ट किया जा सकता है। अब क्यों लोग इंश्योरेंस अपना पोर्ट करना चाहते हैं, इसके बहुत सारे वजह होते हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 खास वजह बताता हूँ। मानिए आपने कभी क्लेम लिया है और आप क्लेम के वजह से सैटिस्फाइड नहीं थे या उनके एक्सपीरियंस से सैटिस्फाइड नहीं थे। आपको कैशलेस डिनाई कर दिया था, आपको बोला गया था कि आप इसे रीइंबर्समेंट पे लीजिए, या फिर आपने रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल की थी और बहुत डिलेड आपका क्लेम सेटल हुआ था। तो क्लेम सेटलमेंट के वजह से काफी लोग पोर्ट करते हैं। दूसरी एक वजह होती है कि सपोज करिए आपने जब पॉलिसी ली थी तब आपके पास रूम रेंट की कैपिंग लगाई गई थी, कि आप 5,000 रुपए तक के ही रूम में रह सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि इन्फ्लेशन के साथ एक्सपेंसेस बढ़ते गए हैं एंड कस्टमर को लगता है कि नहीं, 5,000 रुपए रूम रेंट तो बहुत कम है हमारे लिए, तो वो उस लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं। तो वो फिर एक दूसरे इंश्योरर के पास, जहां पे या तो रूम रेंट कैपिंग ना हो या फिर रूम रेंट की लिमिट बहुत ज्यादा हो, वहां पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपने जब पॉलिसी ली, मानिए आपने कोपे के साथ एक पॉलिसी ले ली, अब आपको कोपे हटवाना है, तो भी आप अपने पॉलिसी को पोर्ट करके ऐसे इंश्योरर के पास जाते हैं जहां पे कोपे ना हो। ये कुछ रीजंस है जिससे कि कस्टमर जो है पोर्ट करना चाहते हैं। एंड रही तीसरी सवाल कि क्या पोर्टिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है? हाँ, निश्चय ही पोर्टिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है। जो एक्सेप्ट करने वाला जो नया इंश्योरर है,
वो इंश्योरर आपके पुराने क्लेम हिस्ट्री, आपके पॉलिसी की हिस्ट्री को देखता है। वो ये देखता है कि क्या आपने अपने सारे रिन्यूअल्स टाइम पे करवाए हैं, एंड वो अपने अंडरराइटिंग के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से बताता है कि वो पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम किसी भी इंश्योरर को एक कोटिंग रिक्वेस्ट देते हैं, इंश्योरर को 3 दिन के अंदर ये बताना जरूरी ये एक्नॉलेज करना होता है कि उसे पोर्टिंग रिक्वेस्ट मिल गई है, एंड इंश्योरर ने जितने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डेटा मांगे हैं कस्टमर से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 15 दिन के अंदर इंश्योरर को अपना डिसीजन देना पड़ता है कि वो पोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो डीम्ड हो जाता है कि उन्होंने आपकी पोर्टिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलराइट, क्या ऐसा भी हुआ है कि जब आप पॉलिसी पोर्ट करने का आवेदन देते हैं तो उसके बाद आपकी पोर्टिंग अगर रिजेक्ट हो जाती है तो साथ में आपकी पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाती है? अ, नहीं कविता, आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपकी पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है एंड आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, आपका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरर आपकी जो रिन्यूअल नोटिस दी है, आप उसके साथ वहां पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब ऐसे में जितनी भी पोर्टिंग की कारण सामने आए हैं उसमें प्रीमियम हो गया, सर्विसेज हो गए, क्या बीमारियों का एक्सक्लूजन या वेटिंग पीरियड ये भी कोई कारण बना है अब तक? बीमारियों का एक्सक्लूजन भी होता है। अ, अगर आप अगेन 10 साल पहले जाके पॉलिसीज देखें तो उस समय की पॉलिसियों में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते थे, जो कि आज के दिन पे आमतौर पे कवर किए जाते हैं नए नए कंडीशंस में, नए पॉलिसीज में। वो भी एक रीजन होता है, बट वो बहुत प्रोमिनेंट रीजन नहीं है। लोग प्रीमियम के वजह से या सर्विस के वजह से ज्यादा पोर्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जैसा मैंने बताया, रूम रेंट कैपिंग या फिर कोपे, उनके वजह से वो ज्यादा पोर्ट करना चाहते हैं। जब आप क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रहे हो और आपने उसे पोर्ट किया है, ऑब्वियसली आप रिन्यूअल के समय ही उसको पोर्ट कर पाओगे। पोर्टिंग पर भी कोई लिमिट है, कोई कैपिंग लिमिट है कि आप जो है 5 साल में केवल 2 बार पोर्ट कर सकते हैं, या आपके पास खुली चॉइस है, जब भी आपको रिन्यूअल का समय आए, कोई कमी लग रही है तो आप पॉलिसी पोर्ट करा लीजिए? अ, आप कभी भी करा सकते हैं, उसमें आईआरडीए की तरफ से कोई कैपिंग नहीं लगी हुई है। पर ये चीज देखना होगा कि अगर एक कस्टमर बार बार पोर्ट करा रहा है तो पहले वो क्यों ऐसा पोर्ट कराना चाहता है। एंड क्योंकि अगर कस्टमर क्लेम नहीं ले रहा है तो एनीवेज कस्टमर ने क्लेम की सर्विस देखी नहीं है। एंड अगर हर साल कस्टमर क्लेम ले रहा है तो मोर देन लाइकली नया इंश्योरर जो है वो पोर्टिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इंश्योरर्स जो हैं वो आपके पुराने क्लेम की हिस्ट्री को भी देखते हैं, एंड वो देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि वो पोर्ट करना चाहे कि ना चाहे, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको क्लेम नहीं आया है एंड आपने बार बार सालों साल क्लेम नहीं लिया है, तो आप क्यों पोर्ट कराना चाहोगे, ये सवाल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह से पता चलता है कि जो पॉलिसी होल्डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना इन ट्यून है अपनी पॉलिसीज़ को लेकर और किस तरह से उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी आप पोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप किसी बेहतर पॉलिसी की ओर ही बढ़ रहे हैं। अगर आपसे पोर्टिंग में जो आप जहाँ नई जगह पर आप जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर थोड़ा सा प्रीमियम भी ज़्यादा लग रहा है, ओवरऑल गाइडलाइंस फ़ायदेमंद या फ़ायदे की ओर आपको ले जाती हुई पोर्टिंग में वो क्या होंगी? तो एक तो प्रीमियम होता है कि कस्टमर अपने एग्जिस्टिंग इंश्योरर के पास क्या प्रीमियम पे कर रहा है, वर्सेस अगर वो कहीं पोर्ट करता है तो क्या प्रीमियम पे कर रहा है। दूसरा, उनको क्या-क्या कवरेजेस मिल रहे हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रही हैं। जैसे मानिए कि आप अपना इंश्योरेंस, आपके पुराने इंश्योरेंस में ग्लोबल कवर नहीं था, एंड अब आप ग्लोबल कवर लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दुनिया में कहीं पे भी अपना इलाज करा सको।
तो ये एक कवर हो सकता है जिसके लिए कुछ कस्टमर बोले कि मैं पोर्ट करना चाहता हूँ। रूम रेंट मैंने बताया ही आपको कि ये एक बहुत प्रोमिनेंट बेनिफिट है जिसको लेके लोग पोर्ट करना चाहते हैं। एंड कोपे जो है कि हर एक क्लेम में कितना परसेंट क्लेम पेमेंट, क्लेम की अमाउंट जो कस्टमर को पे करना पड़े, वो उसको लेके भी कस्टमर पोर्ट करना चाहते हैं, जो कि नई पॉलिसीज में होती है कि कवर्ड रहती हैं या नो कोपे होता है, नो रूम रेंट कैपिंग होती है। एंड सबसे ज्यादा ऐसा भी लोग करते हैं कि पोर्ट करके वो अपने सम इंश्योर्ड को भी बढ़ाते हैं कि आज आपने पहले 10 लाख की पॉलिसी ली थी, अब आप पोर्ट कर रहे हो और आप इनहेंस करके सम इंश्योर्ड ले रहे हो, उसके लिए भी लोग पोर्ट करते हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने कवरेजेस या सम इंश्योर्ड को इनहेंस करते हो, तो आपका जो इनहेंस सम इंश्योर्ड होता है उस पे वेटिंग पीरियड नए इंश्योरर के हिसाब से लगता है। ऑलराइट, पोर्टिंग के वक्त जो बेसिक डिटेल्स आपको देनी पड़े शायद नई इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जा रहे हैं, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए भी वो आपसे कह सकते हैं, या पोर्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता? पोर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको देना पड़ता है अपने प्रीवियस पॉलिसी कॉपीज, करंट रिन्यूअल नोटिस, एंड आपका जो भी इंश्योरेंस एग्जिस्टिंग चल रहा है वो हर साल रिन्यू होना चाहिए बिना ब्रेक के। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई। फिर अगर आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, वो एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आपने कभी क्लेम नहीं लिया है। अगर आपने क्लेम लिया है तो इंश्योरर्स आपसे पिछले जो भी आपकी हॉस्पिटलाइजेशन थी उसकी डिस्चार्ज रिपोर्ट, उसकी बाकी सारे रिपोर्ट्स मांग सकती हैं। जितने भी आपके केसेस हुए हैं वो मांगा जा सकता है। बहुत ही कम केस होगा जहां पे इंश्योरर आपको बोले कि आप फिर से हेल्थ चेकअप कराइए टू फॉर द पॉलिसी टू बी एक्सेप्टेड। सो अगर पहले वाले इंश्योरर ने आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था एंड उसके बेसिस पे नई इंश्योरेंस कंपनी डिसीजन लेती है, एंड आपकी क्लेम हिस्ट्री के बेसिस पे एंड आपके रिन्यूअल हिस्ट्री के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी जनरली डिसीजन लेती है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए के तमाम बातों पर आपने बात की आज। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सोने को अपने पोर्टफोलियो में आप कैसे जगह दे सकते हैं, क्या हो सकती है आपकी रणनीति, इस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।